मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो भारत की है। ये कहानी आपको गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं मिलेगी। दिल थाम के सुनिए गुजरात लॉबी की कहानी और देश की बर्बादी की कहानी, और मुझे बताइएगा क्या मैं सच बोल रहा हूं। चलता हूं इस वीडियो पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद इस समय देश के करोड़ों लोगों के मन में है, लेकिन टीवी, स्टूडियो, गोदी मीडिया में ये नहीं पूछा जाता है। सवाल है कि क्या किसी देश की विदेश नीति का मूल्यांकन भाषण से होना चाहिए या परिणामों से। ट्रंप ने जिस तरह मोदी की बेइज्जती की, हमारे विश्व गुरु की बेइज्जती की, उससे मेरा दिल आहत हुआ। रणविजय हैं एक पत्रकार, उन्होंने वीडियो जारी किया। 5 मिनट तक ट्रंप मोदी जी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो सवाल है कि क्या किसी प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मूल्यांकन विदेश दौरों की संख्या से होना चाहिए या इस बात से कि उन दौरों के बाद देश को क्या मिला। क्या दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवा लेना ही कूटनीतिक सफलता है, या फिर असली सफलता वो है जब देश का व्यापार बढ़े, देश की सुरक्षा मजबूत हो, पड़ोसी देशों में सम्मान बढ़े और दुनिया में देश के नागरिकों की स्थिति बेहतर हो। पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को लेकर जितनी मार्केटिंग हुई है शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुई। हमें बताया गया, गोदी मीडिया ने बताया कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, कुछ जगह तो आगे बन चुका। हमें बताया गया कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमें चैनलों ने बताया कि भारत के बिना दुनिया का कोई बड़ा फैसला हो ही नहीं सकता। हमें बताया गया कि भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र भक्तों से, दिमाग में गोबर भरे भक्तों से नहीं, नागरिकों से चलता है। और नागरिक का पहला कर्तव्य है सवाल पूछना। आज अगर हम पीछे मुड़कर पिछले 10-11 सालों को देखें तो तस्वीर उतनी सरल नहीं दिखाई देती जितनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। सबसे पहले बात अमेरिका की, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में भारत अमेरिका के संबंधों को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। हर मुलाकात को ऐतिहासिक बताया गया, हर भाषण को एक युग बदलने वाला क्रांतिकारी भाषण बताया गया, हर फोटो को भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती नहीं, हित चलते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी है। वो किसी भी देश का मित्र इसलिए नहीं होता कि उसका नेता किसी दूसरे नेता को पसंद करता है, वो मित्रता भी अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर करता है। और जब हित बदलते हैं तो नीतियां भी बदल जाती हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने यूरोप के साथ भी टकराव किया, कनाडा के साथ भी किया, मैक्सिको के साथ भी किया, चीन के साथ भी किया, और भारत के साथ तो क्या क्या नहीं किया, सब आपके सामने है। यह सवाल यह नहीं है कि अमेरिका अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या भारत ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति इतनी मजबूत बनाई कि किसी भी अमेरिकी प्रशासन के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। क्या स्थिति है? अमेरिका हमारे भारतीयों के हाथ पैरों में हथकड़ी लगा के वापस कर रहा है। विश्व गुरु 56 इंच के सीने से आवाज नहीं निकल रही है। अमेरिका को एक चिट्ठी नहीं लिखी जा रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। पता नहीं कौन सी एपिस्टीन की फाइल का कौन सा फोटो है जो सबको चुप करा देता है। सबसे बड़ी विदेश नीति की असली परीक्षा संकट के समय होती है, और जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो हर रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन जब हित टकराते हैं तब पता चलता है कि संबंध कितने मजबूत हैं। दूसरा बड़ा सवाल पड़ोस का है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया की कोई भी बड़ी शक्ति अपने पड़ोस को साथ लिए बिना आगे नहीं बढ़ती। अमेरिका ने अपने महाद्वीप में प्रभाव बनाया, चीन लगातार अपने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूरोप ने आर्थिक एकीकरण का मॉडल बनाया। भारत के सामने भी यही चुनौती है। लेकिन क्या आज हमारे सभी पड़ोसी देश भारत को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से भारत खुद को देखता है? ये सवाल असहज है लेकिन जरूरी है, क्योंकि विदेश नीति का सबसे बड़ा पैमाना पड़ोसी ही होते हैं। यदि पड़ोसी देशों में विश्वास कम होता है तो इसका फायदा कोई तीसरी शक्ति उठाती है। आज दक्षिण एशिया में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, बंदरगाहों में निवेश कर रहा है, सड़कों में निवेश कर रहा है, रेल परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, और जहां भारत की पकड़ कमजोर होती है
वहां चीन अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं है, ये रणनीतिक चुनौती भी है। और यही कारण है कि भारत को केवल वैश्विक मंचों पर नहीं बल्कि अपने पड़ोस में भी उतनी सक्रिय रहना पड़ेगा, जो बिल्कुल नहीं रह रहा। और खराब पे खराब हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री को होश नहीं। इतना खराब विदेश मंत्री आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। अब बात अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अंततः विदेश नीति का उद्देश्य आर्थिक ताकत बढ़ाना होता है। कोई भी नागरिक इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसी नेता ने कितने विदेशी दौरे किए। वो इस बात से प्रभावित होता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं, उसकी आय बढ़ रही है या नहीं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, उसके बच्चों को मौका मिल रहा है या नहीं। यदि विदेश नीति का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचता तो फिर उसका वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए। और यही वो जगह है जो आलोचक लगातार सवाल उठा रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है, यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय उसी अनुपात में बढ़ रही है? क्या रोजगार उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं? क्या ग्रामीण आय उसी अनुपात में बढ़ रही है? क्या छोटे और मध्यम उद्योग उतने ही मजबूत हुए हैं? यह सवाल किसी सरकार को परेशान करने के लिए नहीं है, यह सवाल देश की दिशा समझने के लिए है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल उसके जीडीपी से नहीं नापी जाती, उसके नागरिकों की स्थिति से नापी जाती है, मापी जाती है। उसके युवाओं के अवसरों से मापी जाती है, उसकी संस्थाओं की मजबूती से मापी जाती है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता से मापी जाती है। पिछले साल भारत ने G20 देश की मेजबानी की, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई, नई तकनीकों में निवेश बढ़ाया, ऐसा गोदी मीडिया कह रहा है। लेकिन हमारी हालत क्या हम देख रहे हैं? गोदी मीडिया कहता है हमने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को मजबूत कर दिया, लेकिन सब हवा हवाई है। साथ ही ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या इन उपलब्धियों को राजनीतिक प्रचार से अलग करके देखा जा सकता है, जो गोदी मीडिया बता रहा है? क्या उपलब्धियों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जा सकता है? क्या सरकार की सफलता और सरकार की मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं किया जा सकता? सरकार सफल है या मार्केटिंग कर रही है? और अगर फर्क नहीं कर रहे तो आप लोकतंत्र के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही, आप फर्क करें और यही मीडिया की परीक्षा है, वो सही दिखाए। क्योंकि मीडिया का काम सरकार का प्रचार विभाग बनना नहीं है। मुझे यकीन है कि अंजना ओम कश्यप जी इस सवाल को पूछने पर मुझ पर एक और मुकदमा नहीं कर देंगी। मीडिया का काम सवाल पूछना है, यह पूछना नहीं कि आप बटुआ रखते हैं या नहीं, आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। मीडिया का काम सत्ता को जवाबदेह बनाना है। मीडिया का काम नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का दावा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और असमानता को लेकर चिंताएं हैं। एक तरफ वैश्विक मंचों पर बढ़ती हुई उपस्थिति है और दूसरी तरफ पड़ोस और व्यापारिक संबंधों को लेकर एक बहस लगातार चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे सारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। एक तरफ विश्व गुरु का नारा है, दूसरी तरफ परिणामों का सवाल है। और लोकतंत्र में अंततः नारे नहीं, परिणाम ही निर्णायक होते हैं। क्योंकि इतिहास भाषणों को, लंबे लंबे भाषणों को याद नहीं रखता। इतिहास हमेशा परिणामों को याद रखता है। आज भी इंदिरा गांधी को याद रखता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए। ऑपरेशन सिंदूर की तरह जिस तरह हम झुके वो याद नहीं रखता। इस कारण आज सवालों को पूछना जरूरी है। आज जरूरी है ये देखना कि भारत की विदेश नीतियों को लेकर सबसे बड़ी बहस कहाँ खड़ी है, कहाँ पे हम हैं। सबसे पहले हम चीन की बात करते हैं। भारत के सामने यदि कोई सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है तो वो चीन है। चीन केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। चीन एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और चीन भारत के लगभग हर पड़ोसी देश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि भारत की किसी भी विदेश नीति की सफलता या विफलता का सबसे बड़ा पैमाना चीन के साथ उसका संतुलन होता है। सवाल यह है कि क्या भारत चीन को रोक पाया? आप बताइए, रोक पाया या चीन लगातार अपनी स्थिति मजबूत करता चला गया? गलवान की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, हिला दिया था। देश ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव केवल अखबारों की खबर नहीं है, ये देश की आत्मा पर चोट है।
ये एक सच में वास्तविक सुरक्षा की चुनौती है। और उस घटना के बाद आपको याद होगा, उस घटना के बाद सरकार ने कहा कि भारत मजबूती से खड़ा है, लेकिन गलवान में क्या हुआ हमें आज तक याद है। विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पूरी सच्चाई नहीं बता रही, और ये सच था, सरकार सच नहीं बता रही। लेकिन अगर एक सामान्य नागरिक सवाल पूछे तो उसका सवाल सीधा है कि क्या आज चीन के साथ सीमा विवाद पूरी तरह सुलझ गया? क्या टकराव की संभावना खत्म हो गई? क्या भारत और चीन के बीच भरोसा पहले जैसा हो गया? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर चुनौती अभी मौजूद है। चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ है। पता नहीं हमारे विदेश मंत्री कहाँ खो गए हैं, उन्हें होश ही नहीं है। यही वो क्षेत्र है जहाँ केवल भाषण काम नहीं आते, यहाँ दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होती है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर कई बार हमले कर दिए। सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया गया। कई मौकों पर विश्व गुरु ने ये बात दोहराई। लेकिन आलोचक कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सरल नहीं होती। किसी भी देश को स्थायी रूप से अलग थलग करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि दुनिया हितों से चलती है। अमेरिका अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है, चीन अपने हित देखता है, खाड़ी के देश अपना हित देखते हैं, और जब किसी देश की जरूरत होती है तो वही देश फिर से बातचीत की मेज पर लौट आता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर समय समय पर नई बहस सामने आती हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भारत की विदेश नीति इतनी खराब है कि पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई और हम अकेले रह गए। भारत के लिए असली सवाल पाकिस्तान नहीं है, वो तो गोदी मीडिया निबटता रहता है पाकिस्तान। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत इतनी बढ़ा सकता है कि पाकिस्तान अपने आप अप्रासंगिक हो जाए? क्योंकि अंततः बड़ी शक्तियां अपने विरोधियों को केवल नारों से नहीं, अपनी ताकत से पीछे छोड़ती हैं। अब बात बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव की। कई लोग विदेश नीति की चर्चा करते समय केवल अमेरिका, रूस और चीन पर बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कोई है तो वो दक्षिण एशिया है। हकीकत है, क्योंकि यहीं पर भारत का प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है, यहीं भारत के सबसे बड़े सुरक्षा हित जुड़े हैं, यही भारत के सबसे बड़े आर्थिक अवसर है। यदि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता और विश्वास कायम नहीं कर पाता तो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत ने कई बार आर्थिक सहायता तो दी, लेकिन राजनीतिक विश्वास बनाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मैंने फिर कहा ना, मैं फिर कह रहा हूं कि इतना खराब विदेश मंत्री भारत को कभी नहीं मिला। सब पड़ोसी देशों की अपनी यहाँ जो आंतरिक राजनीति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन परिणाम यह है कि दक्षिण एशिया में लगातार कंपटीशन बढ़ा हुआ है और भारत गायब है, और इस कंपटीशन में चीन सक्रिय खिलाड़ी है। अब जिक्र करते हैं सबसे कमजोर नस्ल पर, भारतीय रुपए पर। जब भी रुपया कमजोर होता है तो सरकारें आमतौर पर वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देती हैं। बड़ी बड़ी कहानियां बताई जाती हैं कि दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर की परेशानियां हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, उसका असर भारत पर पड़ता है। तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत पर पड़ता है, लेकिन जब दुनिया में तेल सस्ता होता है तब भी भारत में सस्ता नहीं होता, क्योंकि विश्व गुरु को अपने उद्योगपति दोस्तों को पैसा देना होता है। युद्ध होता है तो उसका असर भारत पर पड़ता है। उससे पहले जो मुनाफा कमा चुके तेल कंपनियां, उसका जिक्र नहीं होता। हकीकत यह है कि मजबूत अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक झटकों को बेहतर तरीके से झेलती हैं। यही कारण है केवल बाहरी कारणों का हवाला देना पर्याप्त नहीं होता। विश्व गुरु ऐसी कहानी बताते रहते हैं, और जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो भक्त सुनते रहते हैं। सवाल यह भी होता है कि देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, उसका निर्यात कितना कॉम्पिटिटर है, उसकी विनिर्माण क्षमता कितनी मजबूत है, उसका निवेश वातावरण कितना आकर्षक है। यानी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, भारतीय युवाओं का भविष्य क्या है? हर साल लाखों लाखों भारतीय छात्र विदेश आते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। लाखों भारतीय पेशेवर दुनिया भर में काम करते हैं। उनकी सफलता भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। जब कोई भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर,
वैज्ञानिक या उद्यमी दुनिया में सफलता प्राप्त करता है तो उससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लेकिन यदि वीजा नीतियां कठोर होती हैं, यदि विदेशी अवसर सीमित होते हैं, यदि वैश्विक श्रम बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा असर भारतीय युवाओं पर पड़ता है। और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि विदेश नीति केवल विदेश मंत्रालय का विषय नहीं है। ये हर परिवार का विषय है, ये हर छात्र का विषय है, हर नौकरी पेशा व्यक्ति का विषय है, हर उद्यमी का विषय है, क्योंकि विदेश नीति का असर अंततः आम नागरिक तक पहुंचता है और निश्चित रूप से पहुंचता है। आज भारत एक ऐसे दौर में है जहां उसके सामने अपार संभावनाएं भी हैं और गंभीर चुनौतियां भी हैं। बहुत सारी ढेर सारी चुनौतियां हैं, कई तो हमने पैदा कर ली। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। मोदी मीडिया कहती है कि भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, भारत वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है। सारी कहानी टीवी चैनलों पर चलती है। भारत तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अंजना ओम कश्यप की डायलॉग बोलती है। लेकिन साथ ही भारत को कभी भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये नहीं कहती कि उसकी विदेश नीति केवल छवि निर्माण तक सीमित न रह जाए, हमारे विश्व गुरु के डायलॉगों तक सीमित न रह जाए, 56 इंच की सीने की कहानियों तक सीमित न रह जाए, वो वाचन में परिणाम भी दे। क्योंकि दुनिया अंततः परिणामों का सम्मान करती है, नारों का नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर विदेश नीति की सफलता को मापा कैसे जाए? क्या विदेश दौरों की संख्या से? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों से? क्या विदेशी नेताओं के साथ खिंची तस्वीरों से? या फिर इस बात से कि देश के नागरिकों को उसका क्या लाभ मिला? यही वो सवाल है जिससे पूरी बहस शुरू होती है और यहीं आकर समाप्त भी हो जाती है। किसी भी सरकार के समर्थक उसकी उपलब्धियां गिनाते हैं, विपक्ष उसकी कमियां गिनाता है, लेकिन इतिहास ना समर्थकों की सुनता है और ना विरोधियों की सुनता है। इतिहास केवल परिणाम देखता है। आज यदि कोई ईमानदारी से निष्पक्ष नागरिक पिछले 11 सालों की ओर देखे तो उसे दो तस्वीर दिखाई देंगी, हर हालत में दिखाई देंगी। पहली तस्वीर ये कि भारत डायलॉग बोलने वाला देश हो गया है। उसके डायलॉग की कहानियां दुनिया भर में चलने लगी है, दुनिया मजाक उड़ाने लगी है। G20 की मेजबानी कई देश कर चुके, लेकिन भारत ऐसे महसूस करा रहा है दुनिया को जैसे सिर्फ उसने करी। गोदी मीडिया कहता है कि हमने वैश्विक मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखता है, अमेरिका क्या हाल करता है, किस तरह डील करता है, देख चुके। हकीकत यह है कि विदेश नीतियों के मामले में मजबूती सिर्फ टीवी चैनलों तक सीमित रह गई है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार लड़खड़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, आम आदमी का जीवन तबाह हो रहा है। तस्वीर लगातार बदल रही है। लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। गोदी मीडिया आपको गुमराह करता रहेगा। यदि केवल प्रशंसा सुननी हो तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? राजा कहे रात है, रानी कहे रात है, संतरी कहे रात है, मंत्री कहे रात है, ये सुबह सुबह की बात है। दूसरी तस्वीर यह है कि भारत बहुत खराब हालात से गुजर रहा है। चीन हमेशा आंखें दिखाता है, हम बोल नहीं पाते। पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, हम कुछ कर नहीं पाते। दक्षिण एशिया में कंपटीशन पहले से अधिक तीखा है। विश्व की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, मान रहा हूं, लेकिन भारत और ज्यादा गुजर रहा है। कोई सवाल पूछना जाता है तो सरकार उस पर आपातकाल जैसे हालात पैदा कर रही है, चैनलों को बंद कर रही है, 4 PM पर लगातार परेशानियां पैदा कर रही है। ऐसे माहौल में किसी भी सरकार की विदेश नीति की असली परीक्षा तब होती है जब एक्चुअल में दुनिया में उसकी तारीफ हो। लेकिन हकीकत यह तारीफ केवल गोदी मीडिया के चैनलों पर होती है। आप क्या सोचते हैं, मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये सही है गलत? अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी बात बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए।